आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं अध्याय 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य। यहाँ पर दिया गया है चुनाव का दिन है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वह चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंच जाना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, जैसे अश्वमेध हुआ। यहाँ पर दिया जा रहा है अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा की लोगों के देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो यहाँ पर जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। वर्ण, उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। इस प्रकार जो है वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। आगे देखते हैं। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह
अर्थात लोग जहाँ रहते थे वो जो है जनपद कहलाता था। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 और 45 पृष्ठ में जो है दिखाया गया है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये पात्र के बारे में। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो ये जो है पात्र है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आगे देखते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। ये ध्यान देना है कि किस प्रकार के बर्तन होते थे, धूसर और कुछ जो है लाल रंग के। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें जो है बनाई गई थी ताकि कोई बाहर से अंदर न जा सके। यहाँ पर देखिए जनपद देख लेते हैं। ये देखिए आपका जैसे हस्तिनापुर हुआ, कौशल हुआ, वज्र हुआ, मगध हुआ, अंग हुआ, राजगृह, ये सब जो है महाजनपद कहलाए थे। आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। तो किस प्रकार जो है किले का निर्माण होता था, ये यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। जिस भी पदार्थ से ये किले बनाए जाते थे, जो दीवारें बनाई जाती थी, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाई जाती थी। कौशाम्बी किले की दीवार का यह चित्र है। यहाँ पर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का ये जो है अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से
जो है किले का निर्माण होता था। ये पूरा जो है दीवार है। आगे देखते हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पर चित्र के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। तो अध्याय 8 में हम लोग जो है आहत सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या जो है बताया जा रहा है, कर के बारे में। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कर जो है किस किस पर लगाया जाता था, तो फसलों पर कर लगाए गए और कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में जो है देना पड़ता था। जैसे गाय रहती थी तो उसका जो है दूध कर के रूप में दिया जाता था, और व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल में से जो है वस्तुएं देनी पड़ती थी, जैसे फल हुआ और जो है लकड़ियाँ हुई, ये सब। यहाँ पर दे रहा है कि कृषि में परिवर्तन जो है किस प्रकार हुआ। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के जो फाल थे जिससे जो है खेत जोता जाता था, वह जो है अब लोहे का बनने लगा था। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जो है जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की जो है पौधे तैयार करके फिर जो है उसे रोपण किया जाता था। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी जो है अच्छी होने लगी थी। यहाँ पर क्या दे रहा है, मगध जो है महाजनपद था, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानचित्र 4 में जो है पृष्ठ 45 में मगध ढूंढो। तो अभी आपने जो है देखा महाजनपद को, उसमें जो है मगध था। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। तो ये जो है क्वेश्चन बन सकता है कि मगध राज्य में कौन सी 2 नदियाँ थी, तो सोन और गंगा। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो नदियों की आवश्यकता होती है, बिना जल के हमारा जो है कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में जो है लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। तो आज भी हमें जंगलों से जो है लकड़ियाँ मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं। तो जंगल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत जो है उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। कौन कौन हुए? ये थे बिंबिसार और अजातशत्रु, इसका अन्य नाम जो है अजातशत्रु है।
अन्य महाजनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिर, जिसका आधुनिक नाम है राजगीर, और कई सालों तक जो है मगध की राजधानी ये बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जिसका आज नाम है आधुनिक नाम पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच किया तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यहाँ पर जो है उवज्जी के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि तुमने ऊपर जो है पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही उवज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, जो कि बिहार में है, ये थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर जो है चर्चाएं भी करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये लोग जो है हिस्सा नहीं लेते थे। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर वज्र के बारे में ही बताया जा रहा है। वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय क्या है? तो ये जो है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले जो है लिखा गया है। आजाद शत्रु, जिन्हें आजाद शत्रु भी कहा जाता है, वज्र संघ। आजाद शत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उन्हें जो है आने जाने के लिए किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की शासन व्यवस्था यहाँ पर थी वज्र की। यहाँ पर बताया जा रहा है कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया।
इसके बारे में जो है अध्याय 9 में पढ़ा जाएगा। यहाँ पर जो है आपका अध्याय समाप्त होता है। तो ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कल्पना करो वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहाँ मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। तो ये जो है आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई क्लास में। आज की क्लास यहीं तक।